नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं अर्थशास्त्र एक परिचय यानी इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन। यह लेक्चर या यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए, इसके अलावा एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, इसका पीटी एग्जाम जो है 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा आर री एग्जाम 2023 यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एमपीएससी पीटी एग्जाम, बीपीएससी पीटी एग्जाम, आरपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो इस लेक्चर में देखेंगे अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में इसको देखेंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस लेक्चर में शुरू करते हैं, यानी इसके एन इंट्रोडक्शन एक परिचय के रूप में इस लेक्चर को देखते हैं। तो इसमें और ध्यान दें कि यह जो है जो नोट्स है, यह माइंड मैप जीएस वर्ड के नोट से इसको लिया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखें अर्थव्यवस्था और उत्पत्ति, यानी अर्थव्यवस्था और उत्पत्ति देखें तो आइकोस प्लस नोमोस। आइकोस मीन्स घरेलू और नोमोस मीन्स प्रबंध होता है। यानी अर्थव्यवस्था देखें तो आइकोस प्लस नोमोस से बना है, यानी इसकी ओरिजिन है, और इसका मतलब है दो शब्दों के जो मेल उसका घरेलू प्रबंधन है, यानी डोमेस्टिक मैनेजमेंट है। आइकोनिया ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई है, आइकोनिया से, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब है डोमेस्टिक मैनेजमेंट या घरेलू प्रबंधन। इसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ, यानी 5 मेन पिलर ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी के जो 5 महत्वपूर्ण स्तंभ या पिलर हैं उसको देखते हैं। कौन से पिलर हैं? तो पहला उत्पादन होता है, यानी प्रोड्यूसर होता है। दूसरा देखें उपभोग होता है, यानी कंज्यूमर, उसको कंज्यूम करने वाला। इसके बाद वितरण एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद विनिमय होता है, लेन देन होता है। इसके बाद लोक वित्त होता है, यानी इसमें जो होगा वह लोक वित्त होगा। तो इस 5 प्रमुख स्तंभों पर जो है अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। अर्थव्यवस्था जो है इस 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है या टिकी हुई कहा जा सकता है, क्योंकि स्तंभ जो होता है वह या पिलर जो होता है वो टिकाने का ही कार्य करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के ये 5 पिलर हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो यह है अर्थशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ विद्वानों की मत देख लेते हैं, यानी जो विद्वान हुए हैं यानी अर्थशास्त्री हुए हैं वह इसके संदर्भ में इसकी क्या डिफिनेशन दी है अर्थशास्त्र की। तो देखें अल्फ्रेड मार्शल जो इसमें महत्वपूर्ण है, उन्होंने क्या दिया है, तो अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। यानी अल्फ्रेड मार्शल जी कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन जो है वह अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ कहते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी धन का विज्ञान किसने कहा है अर्थशास्त्र को? एडम स्मिथ जी ने कहा है। रॉबिन्स को देखें तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार था, उसकी आवश्यकताओं, नीड्स, इच्छाओं, डिजायर एवं उपलब्ध संसाधनों, अवेलेबल रिसोर्स के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो रॉबिन्स जी ने थोड़ा इसको व्यापक कर दिया, और अल्फ्रेड मार्शल और स्मिथ जी ने थोड़ा सीमित रूप में इसका व्याख्या या डिफिनेशन दिया था। इसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखें जो अर्थव्यवस्था है वो विज्ञान के रूप में और कला के रूप में, यानी 2 रूपों में अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो विज्ञान के रूप में देखें तो विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, क्योंकि विज्ञान जो होता है वो क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक है, पूर्व अनुमान पर आधारित होता है, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन किया जाता है, कार्य कारण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या की जाती है विज्ञान के रूप में। कला के रूप में देखें तो दैनिक जीवन से संबंधित अर्थव्यवस्था, व्यवहारिकता से संबंधित अर्थव्यवस्था, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति, यानी कार्यकुशलता से लक्ष्य की पूर्ति करना भी अर्थव्यवस्था के कला रूप में आता है। इसके बाद दैनिक जीवन से कलात्मक संबंध, ये अर्थव्यवस्था के कला रूप के रूप में दिखता है। एक अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने जो इसका डिफिनेशन दिया उसको भी देख लेते हैं। तो यह आपके हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन देखें, यानी अर्थशास्त्र का डिफिनेशन देखें। अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। यदि पूछा जा सकता है कि किसने कहा है कि सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी जो है वो अर्थशास्त्र है, तो वो सैमुअल्सन ने कहा है, और प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम है। यानी इकोनॉमी इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट, द न्यूएस्ट ऑफ साइंस। यानी इकोनॉमी इज द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट, कला के रूप में ये ओल्डेस्ट है, न्यूएस्ट इन द साइंस, साइंस के रूप में जो है साइंस के रूप में नवीनतम है, एंड इंडियड द क्वीन ऑफ द ऑल द सोशल साइंस, और सोशल साइंस की ये रानी है अर्थशास्त्र। किसने कहा है? सैमुअल्सन के अनुसार है। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के महत्व को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर देखें आपका अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है, तो सैद्धांतिक महत्व है और व्यवहारिक महत्व है। तो इसमें देखें सबसे पहले इसका सैद्धांतिक महत्व क्या है अर्थव्यवस्था का, तो इसमें आपका आता है ज्ञान में वृद्धि। ज्ञान में वृद्धि जो होता है, अर्थव्यवस्था से ज्ञान में वृद्धि होती है, सिद्धांतों में वृद्धि होती है, तर्कशक्ति में वृद्धि होती है, विश्लेषण में वृद्धि होती है, कल्याण में वृद्धि होती है। इसके बाद अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान में वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था के सैद्धांतिक सिद्धांत के आधार पर।
इसके बाद व्यवहारिक महत्व या व्यवहारिक इसके ज्ञान जो प्राप्त होते हैं अर्थव्यवस्था से, उत्पादकों को लाभ होता है यानी प्रोड्यूसर को इससे बेनिफिट होता है, श्रमिकों को लाभ होता है, लेबर वर्क को इसमें लाभ होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है यानी इसमें कंज्यूम करने वाले जो हैं उनको लाभ होता है, व्यापारियों को लाभ होता है यानी बिजनेस करने वालों को लाभ होता है, ट्रेडर्स को लाभ होता है, राजनीतिज्ञों को लाभ होता है यानी पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को लाभ होता है, प्रबंधकों को लाभ होता है, मैनेजमेंट करने वालों को लाभ होता है, विद्यार्थियों को लाभ होता है यानी स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी लाभ होता है व्यवहारिक रूप से। इसके बाद वैज्ञानिकों को लाभ होता है यानी साइंटिस्ट को भी लाभ है व्यवहारिक रूप में, और सरकार को कुल मिलाकर जो सरकार है या गवर्नमेंट है उसको भी व्यवहारिक रूप में अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त होता है या उसके महत्व को इंगित किया जाता है या दर्शाया जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अर्थव्यवस्था की क्रियाएं यानी वर्किंग सिस्टम। आप इकोनॉमी को समझते हैं तो इसमें अर्थव्यवस्था किस रूप में कार्य करती है यानी इसकी क्रियाएं क्या है। वर्किंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी यानी इसका जो सिस्टम है यानी कार्य करने का जो सिस्टम है वह अर्थव्यवस्था का क्या है, यानी किस सिस्टम के तहत जो अर्थव्यवस्था कार्य करता है। तो देखें इसमें सिस्टम इसका क्या है या इसकी पद्धति क्या है। तो इसके अंतर्गत देखें तो कुल मिलाकर 5 सिस्टम इसके वर्किंग सिस्टम है इकोनॉमी के। तो आप इसमें देख सकते हैं पहला तो इसमें उत्पादन होगा यानी प्रोडक्शन किया जाएगा तो कंजप्शन भी होना आवश्यक है। इसके बाद विनिमय होना आवश्यक है, एक्सचेंज एक दूसरे में एक्सचेंज होना आवश्यक है। इसके बाद वितरण डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक है और लोक राजस्व पब्लिक फाइनेंस भी आवश्यक है इसके सिस्टम में। यानी वर्किंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स ये 5 रूप में मिला के हमने पिलर को भी यहीं देखा था, यहीं इसके पिलर हैं और इन्हीं पिलर पर इनका जो वर्किंग सिस्टम भी आधारित है। तो पहला इसमें प्रोडक्शन, दूसरा कंजप्शन, तीसरा एक्सचेंज, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन और पांचवा पब्लिक फाइनेंस होना आवश्यक है इसके कार्य वर्किंग सिस्टम के लिए। अब इसमें देखते हैं अर्थव्यवस्था यानी कितने प्रकार की है। यानी काइंड्स आप इकोनॉमी को देखें तो आपकी 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र यानी मार्को इकोनॉमिक्स है। 2 रूप में अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यहाँ 2 प्रकार में देखा, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा देखें समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो माइक्रो आपका व्यष्टि है, यही आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी है। व्यष्टि यहाँ पर लिखा है या माइक्रो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। तो इसके देखें तो आपका यह जो आपका है क्या इसमें समझ सकते हैं। देखें तो आपका ये 3 रूपों में है और इनके भी अलग अलग स्वरूप हैं। तो पहला देखें वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत यानी कीमत सिद्धांत जिसको कहते हैं, इस पर आधारित है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत जिसको कीमत सिद्धांत कहते हैं, पुनः 2 प्रकार का हो जाता है। इसके बाद साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत यानी वितरण के सिद्धांत पर है। इसके बाद आर्थिक कल्याण सिद्धांत है। तो पहले 2 का भी देखें क्रमशः 2 और 3 भाग हैं। यानी कीमत सिद्धांत के 2 प्रकार हो जाते हैं, मांग का नियम है, उत्पादक लागत का सिद्धांत है। वितरण सिद्धांत भी देखें 4 प्रकार का हो जाता है, इसमें मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसमें देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। अंतर का आधार यानी किस देश का अंतर हमको देखना है। इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मार्को इकोनॉमिक्स है। तो किस आधार पर इसको हम डिफरेंस देखेंगे तो विषय सामग्री के आधार पर दोनों में अंतर क्या है। विषय सामग्री के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह विषय रूप में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाएगा, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। तेजी और मंदी के रूप में अंतर देखें। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाइयों में तेजी व मंदी की विवेचना होती है। समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा संपूर्ण आर्थिक मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। यानी इसमें ध्यान देना कि व्यक्तिगत रूप से और संपूर्ण रूप से है, दोनों में तेजी और मंदी के रूप में भी इसको इस रूप में समझ सकते हैं। इसके बाद सहायता के रूप में देखें यानी हेल्प के रूप में देखें तो इसमें जो आपका है यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें देखें तो उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम दशा तक पहुंचाने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सहायक होता है, यानी संपूर्ण इसमें रहता है और इसमें व्यक्तिगत होता है। प्रत्येक विषय के आधार पर अंतर को हम समझ सकते हैं। इसके बाद सीमा के आधार पर देखते हैं अंतर क्या है, लिमिटेशन के आधार पर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि देखिए समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र राष्ट्रीय आय, संपूर्ण रोजगार राजस्व यानी पूर्ण रोजगार राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से अधिक व्यापक हो जाता है। यानी सीमा लिमिटेशन में देखा। समस्याओं के स्तर पर अंतर देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उपयोगिता देखें, यूटिलाइजेशन इसका क्या है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। इसके बाद महत्व इंपॉर्टेंस देखें इसका क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक सिद्धांत की सत्यता को मापदंड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संरचना निहित भ्रम को दूर करने में महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस इसका देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से संबंध रखता है। समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। निर्देशन देखें इसका क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत, उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है,
जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निर्देश देता है। इसके बाद समस्या और नीति के आधार पर इसमें क्या अंतर है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करने में सहयोगी है। तो यह हमने देखा कि ये जो विषय के आधार पर 10 विषयों के आधार पर हमने इसमें डिफरेंस देखा या समझने का प्रयास किया। आगे देखते हैं इसमें अर्थशास्त्र के प्रकार देख लेते हैं, यानी टाइप ऑफ इकोनॉमी को समझते हैं। तो यहाँ देखिए 3 प्रकार का है। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण इसका किया जाएगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल। विकास के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट। वैश्विक संबंधों के आधार पर जो है वर्गीकरण, यानी RI, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। IR ग्रुप में, इंटरनेशनल रिलेशन ग्रुप में इसका क्लासिफिकेशन है। तो 3 प्रकार से वर्गीकरण इसका होगा। तो ये पुनः कई प्रकार के इसमें डिवाइड है। पहले प्रकार में देखें तो 3 प्रकार की, यानी नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण में 3 प्रकार का पुनः है। इसमें उदारवादी अर्थव्यवस्था यानी लिबरल इकोनॉमी होगी, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी। इसके बाद तीसरा देखें मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो भारत में है। इस पर आगे हम देखेंगे डिटेल में। इसके बाद विकास के आधार पर वर्गीकरण के रूप में देखें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, ये भी पुनः 3 प्रकार की इसमें। तो अविकसित अर्थव्यवस्था यानी अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी है, अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था लिस्ट डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी है, और विकसित अर्थव्यवस्था एंड डेवलपमेंट इकोनॉमी है। भारत का टारगेट है, यानी अपने देश भारत राष्ट्र, जो अपना देश है भारत राष्ट्र। ध्यान दें कि जो भारत राष्ट्र है, राष्ट्र और देश में अंतर होता है। थोड़ी सी जानकारी इसमें देखना चाहें तो देश व राष्ट्र में क्या अंतर होता है? देश का मतलब होता है, यानी कंट्री का मतलब होता है प्राकृतिक भूभाग का वह खंड जिसके अपने नियम व कानून होते हैं, वो देश कहलाता है। एक देश की निवासी विभिन्न जाति, भाषा, धर्म में हो सकते हैं कि राष्ट्र जो होता है वह विभिन्न जाति, भाषा, धर्म से ऊपर होता है, और देश के निवासियों को राष्ट्रीय एकता भाईचारा में राष्ट्र द्वारा बंधे होते हैं। देश के निवासियों को समान जाति, भाषा, धर्म इत्यादि को बांधने वाला सूत्र राष्ट्र होता है। तो भारत राष्ट्र देखें तो 2047 तक अपना जो देश है, यानी अपना जो राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, वो विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए प्रयासरत है, या होने की प्रबल संभावना रखता है। और वर्तमान देखें तो यह अविकसित अर्थव्यवस्था, यानी कह सकते हैं विकासशील डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में जो भारत है वर्तमान में, वो विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में चल रहा है, और अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक ये जो है 2047 तक यह विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा यहाँ के जो भारत राष्ट्र के निवासी हैं उनकी प्रबल इच्छा है, और उनके कार्य करने की जो यानी जननांकी डेवलपमेंट है, यानी जो यहाँ का मानव संसाधन है, इकोनॉमी के रूप में अपना योगदान देकर कर सकता है, या करना भी चाहिए। तो आगे देखते हैं इसमें वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में देखें अर्थव्यवस्था को, तो ये 2 प्रकार की हो जाती है। इसमें देखें तो खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, और बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी। तो भारत देखें तो इसमें जो है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी का देश है, बंद अर्थव्यवस्था का देश नहीं है। यानी इसमें जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होते हैं वह आपका ओपन इकोनॉमी होती है, आगे इसमें हम डिटेल से देखेंगे। और क्लोज अर्थव्यवस्था जो होती है इससे विपरीत होती है। इसके बाद देखें नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो यहाँ पर हमने देखा, यानी प्रकार को मैं देख लिया, लेकिन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो ये उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, यानी इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किए जाते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ हम देख सकते हैं। यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था को देखें तो इसमें हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व होता है, संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर राज्य और निजी दोनों को स्वामित्व होता है। भारत में यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसमें हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व होता है, जैसा कि अमेरिका में उदारवादी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद प्रतियोगिता पर बल, इसमें जो है आपका उदारवादी अर्थव्यवस्था में देखें तो प्रतियोगिता पर बल होता है, यानी फोर्स ऑफ कंपटीशन। और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी समाजवाद जो अर्थव्यवस्था, उसमें बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं। यानी इसमें एब्सेंट रहेंगे बाजार की शक्तियाँ, यानी पावर ऑफ मार्केट, मांग, आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का इसमें जो कंपटीशन होता है, एक एलिमेंट इस तरह से इसमें एब्सेंट होते हैं। जबकि मिश्रित जो है उसमें देखिए बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं इसमें। तीसरा देखिए इसमें मांग और आपूर्ति, यानी लिबरल जो होता है इसमें मांग और आपूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होता है। इसमें योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है। यानी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, समाजवाद अर्थव्यवस्था, इसमें क्या है, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है। और इसमें मिश्रित मूल्य पद्धति होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। चौथा बात देखें तो इसमें लिबरल बाजार की शक्तियाँ केंद्र में होती है, यानी पावर ऑफ मार्केट इन सेंट्रल, यानी इसमें केंद्र में होती है। राज्य की कल्याणकारी भावना इसमें होती है समाजवाद में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और मिश्रित अर्थव्यवस्था देखें तो निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं इसमें होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसके बाद देखते हैं अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, यानी अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं रहेंगी। तो आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं इसमें। तो आर्थिक विशेषताएं क्या है इसकी, प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, यानी प्राथमिक उद्योग जो होते हैं उसकी प्रधानता होती है। प्रतिव्यक्ति आय का निम्न होना इसमें होता है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, यानी देखें जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इस इलाके प्राथमिक उद्योग लिखा है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब इसमें कृषि की प्रधानता होती है इसकी विशेषताओं में, जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। प्रतिव्यक्ति आय निम्न होता है, यानी लोवेस्ट पर कैपिटा होता है।
पर इनकम कैपिटा, पूंजी निर्माण की निम्न दर इसमें होती है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है, व्यापक बेरोजगारी होती है यानी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आर्थिक विषमता का अधिक होता है, इसमें मौद्रिक संगठनों का अभाव होता है, आयात की अधिकता यानी इसमें आयात इस अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होती है और निर्यात कम होता है, द्वैध अर्थव्यवस्था ये होती है, ध्यान देना इसमें द्वैध अर्थव्यवस्था है। इसके बाद सामाजिक विशेषताएं इसमें होती है, साक्षरता का कम होता है यानी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं इसमें, रूढ़िवादिता इसमें होती है, सामाजिक जड़ता होती है, राजनीतिक अस्थिरता होती है यानी राजनीतिक रूप से यह देश जो होता है अस्थिर होता है, धार्मिक कट्टरता पाई जाती है, संकुचित दृष्टिकोण पाया जाता है। जैसे कि देखें भारतीय महाद्वीप यानी देखें 1947 से पहले भारतीय महाद्वीप में जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि भी शामिल थे। भारत बहुत बृहद देश के रूप में था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जो है पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया और उसके बाद 1971 में पुनः बांग्लादेश भी भारत के ही एक जो भाग था वो 3 देशों में वर्तमान में है। तो वहाँ पर देखें राजनीतिक स्थिरता पाकिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान में जारी है। तो इस सामाजिक विशेषताओं में सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं, धार्मिक कट्टरता, संस्कृत दृष्टिकोण इत्यादि जो है यह अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उनकी विशेषताएं हैं। आर्थिक विशेषताओं को मतलब सामाजिक विशेषताएं भी वहाँ शामिल हैं। इसके बाद देखें विकसित तथा अल्पविकसित यानी विकसित तथा अल्पविकसित विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर देखें, यानी भारत इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। तो यहाँ देखें विकसित अर्थव्यवस्था है यानी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और ये देखें यानी डेवलप इकोनॉमी है, और ये डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी को देख लेते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होता है। यानी विकसित अर्थव्यवस्था देखें तो G8 बल्कि G7 के जो कंट्रीज हैं वह विकसित अर्थव्यवस्था में से अमेरिका आता है, जापान आता है, और चाइना भी यानी जो अपने आप विकसित है वर्तमान में, लेकिन वह विकासशील अपने आप को रखता है, लेकिन वह विकसित देश की श्रेणी में शामिल है। तो ये विकसित रहा है। इसके बाद देखें और यूरोप के भी काफ़ी देश विकसित हैं, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि आते हैं। और यहाँ देखें अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता इसमें होती है, तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम होता है, इसमें ऊपर होता है, इसमें कम होता है, या नीचे कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र अधिक होता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, और तृतीय क्षेत्र सेवा का होता है। और जबकि इसमें देखें तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होता है। जैसे कि भारत में देखें जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है वह ज़्यादा जो है वह आधार है भारतीय अर्थव्यवस्था का, रोजगार में भी। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें द्वितीय का और तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान। इसके बाद देखें इसमें तो वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी प्रगति उच्च स्तर का होता है इसमें विकसित अर्थव्यवस्था में, जबकि इस अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास का निम्न स्तर होता है। आधारभूत संरचना का उन्नत स्तर औद्योगिक रूप से समृद्ध होता है। औद्योगिक पिछड़ापन एवं आधारभूत संरचना का निम्न स्तर इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखें इसमें जनसंख्या का भार कम एवं जीवन यानी उच्च जीवन स्तर होता है, और जनसंख्या अधिक एवं लोगों का निम्न जीवन स्तर पूंजी निर्माण की दर है। जैसे देखें भारत जो है आपका इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो भारत के लिए जनसंख्या अधिक यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अपना देश भारत हो चुका है। 2023 अप्रैल यानी अक्टूबर 2023 से ही भारत जो की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और विश्व में पहले स्थान पर जनसंख्या के रूप में आ चुका है भारत। तो यहाँ पर ये भी एक कारण है कि जनसंख्या अधिक होती है, लोगों का निम्न जीवन स्तर पूंजी निर्माण की निम्न दर इसमें पाई जाती है। इसके बाद विकसित में देखें तो पूंजी निर्माण की उच्च दर होती है, इसमें पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है। इसमें मुख्यतः कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात होता है। इसमें कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण होता है, जबकि इसमें मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का यानी निर्माण करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें कच्चे यानी इसके कच्चे संसाधन का उपयोग यहीं लेकर इसको निर्यात करेगा, कच्चा जिससे आयात करेगा इन देशों से, और इनको बनाकर फिर इन्हीं लोगों को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेगा। विकसित अर्थव्यवस्था है। उदाहरण के रूप में देखें तो जो आपके हैं यानी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, कनाडा, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश। और इसमें देखें जो अल्प विकसित या विकासशील देश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया इत्यादि आते हैं। ये सारे ही जो देखें भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, और यहाँ आबादी विश्व में सर्वाधिक है। इसके बाद देखते हैं इसमें बंद अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के अंतर के रूप में समझ लेते हैं इसको। तो बंद अर्थव्यवस्था के रूप में देखें यानी क्लोज इकोनॉमी और खुली इकोनॉमी यानी ओपन इकोनॉमी के रूप में समझते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी की विशेषता को देखें, इसमें क्या है, इस अर्थव्यवस्था का शेष विश्व में कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, यानी इसमें आयात निर्यात नहीं होता शेष विश्व से। इस अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था से अधिक संबंध नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक संबंध नहीं होता है। इसके बाद देखें इस अर्थव्यवस्था यानी जो क्लोज है, इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन और राष्ट्रीय आय दोनों एक समान होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय एवं घरेलू आय में अंतर होता है, यानी ओपन में अंतर होता है, जबकि क्लोज में अंतर नहीं होता है। इसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित रहती हैं। इसकी आर्थिक क्रियाओं पर शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद क्लोज में इस अर्थव्यवस्था में उपभोग एवं विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में ओपन में देखें, इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता विनियोग का योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसके बाद क्लोज में देखें, इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त होते हैं, खुले लाभ प्राप्त होता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण तथा विनियोग दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। और क्लोज में देखें, यह एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था यानी यह इमेजिनरी इकोनॉमी है। यह एक वास्तविक अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के रूप में है, जो कि भारत या विश्व के अन्य देशों में पाई जाती है, भारत सहित विश्व के अन्य देशों में पाई जाती है। और देखें, यह देखें तो उत्तर कोरिया या ईरान, सीरिया इत्यादि जो है अविकसित राष्ट्र है, वहाँ पर जो है
अमेरिका द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाने के कारण जो होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो क्लोज इकोनॉमी के रूप में देखी जाती है। इसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जल्दी समझ लेते हैं। तो इसमें देखें, आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर है। तो प्राथमिक क्षेत्र बारी बारी से इसमें देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो कृषि एवं कृषि संबंध गतिविधियाँ इसमें शामिल होती है। और इसमें देखें तो कौन कौन से हैं आपका, तो इसमें कृषि है, वानिकी है, मत्स्य, खनन, ऊर्ध्वाधर है और उत्खनन क्षैतिज, ये कृषि एवं कृषि संबंध गतिविधियों में शामिल है और ये प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर देखें औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपका देखें 3 प्रकार से, यानी इसके पुनः 3 प्रकार हो जाएंगे। इसमें निर्माण होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, विनिर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा और इसमें विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति होगी, यानी इसमें कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई की जाएगी। इसके बाद इसमें टर्शरी सेक्टर जैसे देखें तो यह आपका जो इतने प्रकार से यानी परिवहन एवं संचार होगा, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं इत्यादि जो है यह आपके टर्शरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें परिवहन होगा एवं संचार होगा, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं। इसको पाई चार्ट के माध्यम से देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र कौन है, तो पाई चार्ट में हमने इसको देख लिया था कि उसको ग्राफ के माध्यम से। तो इसमें देखें ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि है, इससे संबंधित कृषि है, वानिकी है, पशुपालन है, मत्स्य और क्षैतिज उत्खनन यानी उत्खनन में क्षैतिज है और खनन ऊर्ध्वाधर है इसमें। इसके बाद तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र देखें, जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, इसमें आपके परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं शामिल हैं। इसके बाद आपका हमने देख लिया था द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत भी शामिल आपकी कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद देखें आय के अनुसार देशों का समूह, तो आय के आधार पर देशों का समूह जल्दी से देखें तो इसमें निम्न आय वाले देश, तो इसमें यह है कि $1005 या इससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाले, यानी निम्न आय वाले देश वे देश होते हैं जो $1005 या इससे कम प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिनकी होती है निम्न आय वाले देश माने जाते हैं। इसके बाद निम्न मध्यम आय वाले देश देखें तो यह 1006 से $3,955 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है, वो निम्न मध्यम आय वाले देश कहलाते हैं। इसके बाद उच्च मध्यम आय वाले देश देखें तो 3,956 से $12,235 के बीच जिन देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है उच्च मध्यम आय वाले देश कहलाते हैं। इसके बाद उच्च आय वाले देश $12,236 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिन देशों की होती है वो उच्च आय वाले देश कहलाते हैं। तो आय के अनुसार देशों का समूह को डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन किया गया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें समूह देशों की संख्या, यानी सदार देखें निम्न आय समूह वाले देश देखें तो 31 देश हैं, यानी जिनकी जो देखें आपका यह स्थिति बनी हुई है, यानी $1005 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की संख्या 31 है। और इसके बाद देखें निम्न मध्यम आय समूह वाले देखें जो देश हैं, यानी इस रेंज में 1006 से $3,955 जिन देशों में से 51 है। इसके बाद उच्च मध्यम आय वाले देश देखें, यानी जिसकी रेंज इसमें है उनकी संख्या देखें 53 देश शामिल हैं। और उच्च आय वाले देश देखें तो ये 80 यानी सर्वाधिक हैं उच्च आय वाले देश शामिल हैं। जैसे देखें आपका जो महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, भारत एशिया महाद्वीप में है। और दक्षिण एशिया का देश भारत है और भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है भारत को, अपने देश भारत को। और भारत ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर यानी इंडियन ओशन, हिंद महासागर नाम रखा गया है। तो देखें सबसे अधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है, जिसमें 54 देश हैं वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में, और वहीं सबसे ज़्यादा निर्धन लोग भी रहते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो यह हमने देखा कि आय के अनुसार देशों का समूह रहा। इसके बाद देख लेते हैं विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2017-18 के अनुसार यह दिया गया, हालांकि वर्तमान में इसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। नॉमिनल जीडीपी पर आधारित $1 ट्रिलियन में है। तो पहले स्थान पर अमेरिका बना हुआ, दूसरे स्थान पर जो देखें तो चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी है, 5वें और 6वें में अंतर आ गया है कि भारत जो है 6वें पर था, ये 5वें स्थान पर आ गया है। तो ये नीचे वाला में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, तो भारत को ही देखें भारत 5वें स्थान पर आ गया है। हालांकि ऐसी स्थिति बन रही है कि भारत चौथे स्थान जर्मनी को ही पछाड़ सकता है, लेकिन यह आगे भविष्य में होगा ऐसी संभावना है। तो इसमें परिवर्तन जो है टॉप 4 तक नहीं हुआ है, 6 और 5 में परिवर्तन भारत 5वें स्थान पर आ चुका है वर्तमान दृष्टिकोण से 2025-26 की अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो। इसके बाद वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियाग्र इन वेरियस सीरीज ऑफ गुड्स देखें, सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, निजी वस्तुएं होती हैं, मिश्रित वस्तुएं होती हैं, मेरिट वस्तुएं हैं, स्थानिक वस्तुएं हैं, सफेद वस्तुएं हैं। इसके बाद जो आपका है गिफिन वस्तुएं हैं, इंफीरियर वस्तुएं या घटिया वस्तुएं हैं, स्थापन वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह जो होगा वह नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। हमने देखा इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन के रूप में इसके महत्वपूर्ण यानी अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में हमने अर्थशास्त्र की विभिन्न जो पहलू थे उसको समझने का प्रयास किया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें ये सारी जानकारी हम कवर करेंगे कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि में अंतर क्या होता है, आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि इसमें दी गई है। जो सारी चीज़ों को हम चर्चा करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के रूप में। और मानव विकास सूचकांक 2022 रिपोर्ट है, इसको रिपोर्ट को अपडेट करेंगे 2024 के हिसाब से, क्योंकि 25 में आई थी, तो 25 के हिसाब से इसको अपडेट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।